जय हिंद। वेलकम है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। एक बार फिर से आर्मी का पेपर हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। किस तरीके का पेपर का लेवल है, कितनी आपकी तैयारी है, क्योंकि अभी आपके फॉर्म जो है वो रनिंग में है, फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। और उसके साथ साथ कितनी आप अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो जल्दी ही होने वाला है। और साथ में आप खुद को चेक करें कि कितने आपके यहाँ पर राइट आंसर रहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, भारत के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, यानी कि विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हर बार पेपर में पूछा जाता है, लगातार पेपर में पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है, लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको जानते हैं, वो हम जानते हैं अमेंडमेंट 42 को। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी को हम किस नाम से जानते हैं, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, पिछले पेपर में भी हमने युद्धों का क्वेश्चन किया था, यहां पर भी बैटल का क्वेश्चन है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यहां पर पूछा जा रहा है पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? क्या वो 1526 में हुई थी, 1556 में, 1761 में, या 1527 में? ये आपको पता होना चाहिए। और आपने अपने अपने आंसर हमारे साथ शेयर भी करने हैं। आपको ये देखना है कि क्या मेरा आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत की लड़ाई है, घाघरा की लड़ाई है, उसके साथ साथ तराइन का युद्ध है, कलिंग का युद्ध है। ऐसे क्वेश्चन हर बार पेपर में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। स्वेज नहर, स्वेज नहर जो है एक स्वेज कैनल है। नहर का मतलब होता है, जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, कुल। कुल का मतलब होता है जिसमें पानी जाता है। तो वैसे स्वेज नहर कौन से दो भागों को आपस में जोड़ती है? जैसे एक नहर का काम होता है दूसरी जगह तक पानी पहुंचाना, वैसे ही स्वेज नहर किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? क्या भूमध्य सागर और लाल सागर को, अटलांटिक और प्रशांत को, बाल्टिक और कैस्पियन को, या फिर लाल सागर और अरब सागर को? ये ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भूमध्य सागर और लाल सागर जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आएंगे। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हर बार ये आपको मैंने बताया है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब उस पर चढ़ने वाली, जो अगर ये बोला जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, अगर पहली की बात कर रहे हैं तो आंसर वहां पर आएगा बछेंद्री पॉल। लेकिन यहां पर बोला गया है 2 बार चढ़ने वाली कौन सी है महिला, तो उस केस में जो राइट आंसर आना है वो क्या आना है, संतोष यादव। यहां पर पहली नहीं पूछी है, आपसे पूछा 2 बार किसने चढ़ा, तो 2 बार जिसने चढ़ा उसका नाम है संतोष यादव। लेकिन अगर ये बोला होता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो उस केस में आंसर क्या आना था, बछेंद्री पॉल आना था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, की बोला जाता है, चाबी बोलते हैं। अब प्रियम्बल है क्या चीज? जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको बात करूं, जैसे हम एक बुक लेते हैं ना, बुक के फ्रंट पेज में उसका इंडेक्स लिखा होता है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन सा चैप्टर कौन से नंबर पे है। उसी तरीके से प्रस्तावना में हमारे भारतीय संविधान की एक शॉर्ट डिटेल बताई गई है कि हमारा भारत का संविधान है कैसा, कहां से हमने इसको कॉपी किया, क्या यूके, कनाडा, अमेरिका या फिर आयरलैंड? इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास अमेरिका, यूएसए से हमने प्रियम्बल लिया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान में कहां से ऐड किया गया, यूएसए से ऐड किया गया। हमारे भारत के संविधान को बनाने में टाइम कितना लगा, वो लगा 2 साल 11 महीने और साथ में 18 दिन। ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के फाउंडर, उनके फादर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। भारत के सबसे पहले कानून मंत्री थे। अच्छा, कानून मंत्री थे तो कानून दिवस कब मनाते हैं? जिस दिन भारत का संविधान बन के रेडी हुआ, 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को हम क्या मनाते हैं? इस दिन हमारा भारत का संविधान पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया। तो 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, कानून दिवस। पर लागू नहीं हुआ है, लागू हुआ पूरे 2 महीने का। 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हुआ
और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू करवा दिया, और 26 जनवरी को इसी की याद में भारत में क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कल पक्कम, कल पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? जिस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी सतलुज विद्युत परियोजना कहां पे है, तो हमारे हिमाचल में है, ठीक है, पंजाब के साथ टाइप है, बाउंड्री शेयर करता है। उसी तरीके से एक नया क्वेश्चन है, कल पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? क्या ये कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, या फिर तमिलनाडु में है? ये आपको यहाँ पर बताना है। कल पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जहां से एनर्जी बनाई जाती है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, ये है कहां पे, ये आपको बताना है। भारत के कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, या तमिलनाडु में है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में स्थित है ये, ठीक है। तो लास्ट प्रीवियस क्लासों में भी मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराए, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, प्रसिद्ध पुस्तक, एक बुक है गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? राइटर का नाम आपसे पूछा है, बताओ जी, क्या वो बी आर अम्बेडकर ने लिखी है, ज्योतिबा बाई फुले ने लिखी है, पेरियार ने लिखी है, या फिर राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई? गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हालांकि आपको पंचतंत्र की बार बार क्वेश्चन आता है कि पंचतंत्र बुक किसने लिखी, विष्णु शर्मा ने लिखी है, उसके बाद रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखी, गीता भगवत गीता किसने लिखी। उस तरीके से गुलामगिरी का एक क्वेश्चन नया आपके लिए डाला गया है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी ज्योतिबा बाई फुले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ज्योतिबा बाई फुले ने कौन सी बुक लिखी है? गुलामगिरी बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा लोकसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, और कितने वहां के मेंबर हैं? अब मैं ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये आ गई हमारी संसद, संसद के हैं 2 सदन, पार्लियामेंट को 2 हिस्सों में बांटा, एक आती है राज्यसभा, एक आती है लोकसभा, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा और लोकसभा में अलग अलग सीटें होती हैं। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है बट सीटें कम है, लोकसभा हमारा टेम्परेरी है, लोअर हाउस है बट सीटें ज्यादा हैं, ठीक है। हम जो वोट देंगे लोकसभा में देंगे, हमारा वोट कभी भी राज्यसभा में नहीं जाता। राज्यसभा का पर्सन जो होगा वो कौन बनाएगा? विधानसभा वाले बनाएंगे, जो हमारे लोकल विधायक होते हैं वहां से चुना जाता है, वो वोट देते हैं तो राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा। राज्यसभा में अगर ये बोला जाए मैक्सिमम सीटें कितनी है, सीटों की अगर बात की जाएगी तो सीटें जो है मैक्सिमम वो कितनी है? वो है 250, 250, ठीक है। लेकिन भरी हुई कितनी है? सब जगह पे राज्यसभा के मेंबर नहीं है, लेकिन भरी हुई की बात करेंगे तो टोटल सीटें अभी भरी हुई कितनी है? 245, 5 सीटें उसमें खाली है। उसी तरीके से अगर बात की जाए लोकसभा की, लोकसभा में टोटल जो सीटें हैं वो है 552, 552 सीटें हैं, पर भरी हुई कितनी है उसमें? वो है 545। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आपसे बोला क्या गया? आपसे बोला गया राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। लेकिन अगर ये पूछा होता है कि कितने सदस्य संख्या वहां पर, तो आंसर क्या आना था फिर? 245। ये राज्यसभा और लोकसभा का आपको आइडिया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 250 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ये बार बार मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं, कौन सा ऐसा पास है, कौन सा ऐसा दर्रा है जो श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है? जैसे हमारा रोहतांग पास है ना, अटल टनल जिसके ऊपर बनी है, वर्ल्ड फेमस है, 9.02 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ है, वो हमारा कुल्लू को लाहौल स्पीति के साथ जोड़ता है। अगर वो रास्ता बंद हो जाएगा तो कोई भी पर्सन आसानी से कुल्लू से लाहौल स्पीति नहीं जा सकता। तो उसी तरीके से अगर श्रीनगर को लेह के साथ अगर जोड़ना है, कौन सा पास है? उसका राइट आंसर रहेगा वहां पर जोजिला पास, जोजिला पास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। जोजिला पास का क्वेश्चन हर बार आता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ने का काम किसका है? जोजिला पास का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? जैसे अगर हम आईपीएल की बात करें
तो आईपीएल कौन सी गेम में होता है? क्रिकेट में होता है। उसी तरीके से बोला जा रहा है संतोष ट्रॉफी किस में आती है? संतोष ट्रॉफी, संतोष, क्या वो हॉकी में आती है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, या फिर वो कबड्डी में? संतोष ट्रॉफी किस में आती है? तो संतोष ट्रॉफी जो आएगी वो किस में आएगी? वो आएगी फुटबॉल में। डूरेंट कप है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी है, ये सारी की सारी किसके साथ कनेक्टेड है? फुटबॉल के साथ कनेक्टेड। बार बार क्वेश्चन आता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, उसको तोड़ा गया था, पार्टीशन हुआ बंगाल का, तो उस टाइम पे भारत के वाइस रॉय कौन थे? आपको ये बताना। अच्छा, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला कि बंगाल विभाजन हुआ कब, बंगाल की पार्टीशन कब हुई? 1905 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि उस समय भारत का वॉइस रॉय कौन था, जिसने ऑर्डर दिया था वो, ठीक है। क्या वो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड माउंटबेटन था, या फिर वो लॉर्ड कैनिंग था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अब याद रखने का तरीका क्या है? जैसे पार्टीशन होती है ना, पार्टीशन से आप, जो मैंने याद रखा वो मैं आपको बता सकता हूँ। पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारे के टाइम पे आपको क्या देना होता है? कर्ज चुकाना होता है। तो कर्ज से हो जाएगा कर्जन। तो ये आप ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी की बात करें, भारत में जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, रेलवे ट्रैक की बात करें, पोस्ट ऑफिस की बात करें, या जो कम्युनिकेशन के फादर, जो जनक जाना जाता है, वो किसका जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जानते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आएंगे, हम्पी स्मारक किस राज्य में है? हम्पी, हम्पी भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है जी। 50 रुपए का नोट है आपके पास, ठीक है, 50 रुपए का नोट दो, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम्पी, हम्पी भारत के किस राज्य में है? ठीक है। अच्छा, हम्पी से एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, हम्पी कौन से नोट के पीछे उसका चित्र बना है? 50 रुपए के नोट के पीछे उसका चित्र बना है, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये 50 रुपए का नोट है, ठीक है, ठीक है, ये 50 रुपए का नोट है। यहाँ पर एक ना स्ट्रक्चर बना है, ये एक स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। इसके नीचे लिखा भी गया है हम्पी, इसके नीचे क्या लिखा गया है? हम्पी लिखा गया है। दैट मीन्स कि हम्पी का चित्र कौन से नोट के पीछे है? 50 रुपए के नोट के पीछे। अब ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नोटों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। अब हम्पी है कहाँ पे? तो हम्पी एट प्रेजेंट कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे 100 रुपए का नोट है, उसके पीछे किसका चित्र है? तो रानी की बाव का चित्र है 100 रुपए के नोट के पीछे। 200 रुपए की बात करें तो 200 रुपए के नोट के पीछे है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किस नोट के पीछे है? 200 रुपए के नोट के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है? ठीक है, रट लेना आपने क्वेश्चन। भोर का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी का भाई, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की तरह ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, हर बार सबका आंसर एक ही आएगा, वो है शुक्र, वीनस, ठीक है। जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन आए, पृथ्वी का भाई भी है, पृथ्वी की बहन भी है, पृथ्वी का जुड़वा भाई बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, जितना की पृथ्वी है उसी सेम स्ट्रक्चर का कौन है? शुक्र भी है, ठीक है। तो हर बार राइट आंसर क्या आना इसका? ऑप्शन नंबर सी, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? अब देखिए 1951-52 में क्या हुए? इलेक्शन हुए। 1951-52 में इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। और ये हिस्ट्री में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रट लेना आपने भी। राइट आंसर क्या होगा इसका? सुकुमार सेन, हर बार पेपर में आता है सुकुमार। अच्छा, एट प्रेजेंट टाइम कौन है वो भी पता होना चाहिए। तो एट प्रेजेंट टाइम जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार अभी के वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जीवी मालवंकर की बात करें, लोकसभा के सबसे पहले चेयरमैन है। जीवी मालवंकर कौन थे? लोकसभा के सबसे पहले चेयरमैन रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इविक्नॉक्स का मतलब क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। इविक्नॉक्स का मतलब क्या होता है? जब सूर्य किसके ऊपर होता है बोला, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये पोल आते हैं, ये ध्रुव होते हैं। इन दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो इक्वेटर बन जाता है। उसके ऊपर कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा।
तो आपको बताना है कि विषुव यानी कि इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, कि जब सूरज जो है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कर्क रेखा में होगा, मकर रेखा में होगा, या विषुवत रेखा के बिल्कुल टॉप में होगा। तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जब हमारा सूर्य बिल्कुल किसके ऊपर चला जाता है, इक्वेटर लाइन के ऊपर चला जाता है। ये इक्वेटर लाइन है, बिल्कुल जब इसके ऊपर है, बिल्कुल टॉप पोजीशन पे, तो उस पॉइंट को हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी इक्वेटर को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चींटी के डंक में कौन शामिल होता है, ठीक है। चींटी के डंक में क्या मिथेनॉइक होता है, सिट्रिक होता है, लैक्टिक होता है, या फिर ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये आपको बताना है कि कौन सा एसिड जो है वो चींटी के डंक में होता है। 8 स्ट्रिंग, तो चींटी के डंक में होता है मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, या फिर जो नेटल लीफ होती है, नेटल लीफ को नॉर्मल हम बोलते हैं एंड, लगाते हैं ना बच्चों को, कई बार नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो उसमें भी कौन सा एसिड होता है, मिथेनॉइक, ठीक है। उसमें हाथ में क्या हो जाती है, जलन हो जाती है, तो वो चीज है। अच्छा सिट्रिक की बात करें, सिट्रिक किसमें होता है, सिट्रिक होता है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे लेमन है। नींबू में कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक होगा। लैक्टिक की बात करें, लैक्टिक, लैक्टिक किसमें होता है, लैक्टिक होता है दूध में, मिल्क में। और ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक किसमें होता है, टोमेटो में। इसलिए जिनको किडनी स्टोन है उनको डॉक्टर क्या बोलते हैं, टमाटर नहीं खाना है, बीज बीज नहीं खाने हैं उसके, क्योंकि उस बीजों में कौन सी चीज छिपी है, ऑक्सैलिक। अब ऑक्सैलिक को क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि किडनी स्टोन किससे बना है, कैल्शियम ऑक्सलेट उसका नाम है। जो किडनी स्टोन में इस तरीके से किडनी होती है ना, इस तरीके से राजमा जैसे होता है ना, तो यहाँ पे मान के चलो एक पथरी है, उस पथरी का नाम क्या है, पथरी का नाम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। अब आपको ना तो कैल्शियम वाली चीजें खानी है, ना तो आपको जिसमें ऑक्सैलिक एसिड है वो चीजें खानी है। अब कैल्शियम किससे मिल रहा है, जैसे दूध से, तो दूध अगर ज्यादा पिएंगे तो भी पथरी बनने का चांस है, क्योंकि दूध आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, कैल्शियम। बट दूध को हम इसलिए पीते हैं क्योंकि विटामिन डी के लिए भी हमें क्या है, जरूरी है। हड्डियों के लिए भी कैल्शियम चाहिए, जरूरी नहीं वो स्टोन को, लेकिन अगर ज्यादा ही पीते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो आपको उस स्टोन की बढ़ोतरी में हेल्प करेगा फिर, ठीक है। और ऑक्सलेट, ये वाली चीजें भी नहीं खानी है। ऑक्सलेट यानी कि ऑक्सलेट वाली कौन सी चीज है, ऑक्सलेट आपको कहां से मिलेगा, टमाटर से मिलेगा, पालक से मिलता है, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जो फिर डॉक्टर क्या कर देते हैं, उनको मना कर देते हैं कि ये चीज आपने नहीं खानी, ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पृथ्वी का प्लाइन वेग, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, अब जनरली हम इसको पहले ये समझेंगे कि है क्या ये, ठीक है। एक पेन है मेरे पास ये, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, ये फेंका, ये तो नीचे आ जा रहा है, इसको मैंने फिर से ऊपर फेंका, फिर से कहाँ आ गया, नीचे। मैं इसको और स्पीड से फेंक रहा हूँ, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। लेकिन एक ऐसी स्पीड तो मेरे को बताओ कि अगर मैं उसको उससे फेंकू नीचे ना आए, कहाँ पहुंच जाए, सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाए। वो स्पीड कितनी होनी चाहिए आपके पास, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में अगर मैं इसको 11 किलोमीटर की स्पीड से अगर ऊपर भेजता हूँ तो ये पेन नीचे नहीं आएगा, ये धरती को क्रॉस करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का नेम आपसे पूछा है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपको बताना है। देखिए जब भी बेकिंग की बात कर रहे हैं, बी से बेकिंग, बी से बाय, बी से बेकिंग, बी से बाय, तो जहां पर बाय लगा वो किसका फॉर्मूला बन गया, बेकिंग सोडे का बन गया, ठीक है। बी से बेकिंग और बी से बाय, याद रखना है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया, बायो में भी बताया, जो कि जो प्लांट है वो पानी कैसे पहुंचाता है और फूड कैसे पहुंचाता है, ज से जल, ज से जाइलम। तो पानी को पहुंचाने का काम कौन से टिश्यू का है, जाइलम का। उसी तरीके से फ से फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फ से फ्लोएम। अगर खाने को पहुंचाना है, फूड को पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा,
फ्लोएम वहां पर पहुंच जाएगा। तो उसी तरीके से ब से बेकिंग, ब से बाय, तो जहां पर बेकिंग सोडा आया तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसका नाम है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaHCO3, ये बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है। अगर धोने वाले सोडे की बात करेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट की, वॉशिंग सोडा, तो H गायब हो जाता है, H की जगह आपने क्या लिख देना है, Na2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CO3। अब धोने के लिए ज्यादा पानी चाहिए तो 10H2O, उसमें किसके मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको आपके ब्रेन को कंट्रोल करना, बैलेंस करना, या फिर आपके पोस्चर्स को, मुद्रा को नियंत्रित करता है। ये आपको बताना, आपके ब्रेन को क्या करना, मेंटेन करना, उसका संतुलन बनाए रखना। वो कौन सा हिस्सा है, क्या वो सेरेब्रम है, मेडुला है, सेरिबेलम है, या फिर वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस वगैरह जो है वो आपका बीपी वगैरह को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका ब्रेन का पार्ट बताना तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, सेरिबेलम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन है आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है। आइसोटॉप्स बोला है एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, यानी कि आइसोटॉप हैं तो सेम एलिमेंट के, पर उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपको एक और मिलेगी। अब आइसोटॉप्स का टॉपिक तो मैंने समझाया है, तो आपको पता होना चाहिए आइसोटोप, आइसोमर, आइसोबार, आइसोटोन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आइसोटोप का मतलब क्या है ये आपको बताना है तो सेम एलिमेंट। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन आ गया 1H1, फिर से हाइड्रोजन 1H2, और फिर से हाइड्रोजन 1H3। अच्छा, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, एलिमेंट तो सेम है, जो इसके पाँव में चीज लिखी गई है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है इसका 1, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1, यानी कि आइसोटोप के केस में एटॉमिक नंबर जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी भी और बन सकती है, दूसरी क्या बन सकती है, देखो यहाँ पर मास नंबर, जो ऊपर वैल्यू लिखी है वो मास नंबर है, यहाँ पर मास नंबर कैसा है 1, यहाँ पर मास है 2, यहाँ पर मास कैसा है 3, यानी कि मास नंबर आइसोटोप के केस में कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर बताने का मेन पर्पस एक और है, 1H1 का नाम होता है प्रोटियम, ठीक है, 1H2 का नाम होता है ड्यूटीरियम, 1H3 का नाम होता है ट्रीटियम। तो ये जो ड्यूटीरियम है ना, ड्यूटीरियम से एक चीज बनाई जाती है जिसको ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज हैवी वाटर। भारी जल का फॉर्मूला ये D2, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो ये आपका कहां से बनता है, ड्यूटीरियम से बनता है, 1H2 से, हाइड्रोजन के आइसोटॉप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, परावैंगनी किरणों की आवृत्ति की सीमा क्या होती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो कहां से कहां तक लाई करती है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 20,000 हर्ट्ज। अब तीन चीजें बता रहा हूं, सबसे पहले आएंगी इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, दूसरे नंबर पे आएंगी ऑडियोबल जिसको हम सुन सकते हैं, और तीसरे नंबर पे आएंगी अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वो होती हैं जो कि 0 से लेके कहां तक जाती हैं, सिर्फ 20 हर्ट्ज तक जाती हैं, 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक। ऑडियोबल वो होती हैं जो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जाती हैं, जिसमें ह्यूमन आता है, नॉर्मली हम सुन सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक में वो जाती हैं जिसमें मोर देन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अल्ट्रासोनिक पूछा था तो राइट आंसर क्या आना है इसका, ऑप्शन नंबर सी आना है। ठीक है, अच्छा, जैसे बॉम्ब या माइंस होती है ना, किसी ने कोई बॉम्ब ही लगा दिया, कोई उग्रवादी आतंकवादी उन्होंने बॉम्ब लगा दिया, वहां पर कैसे चेक करते हैं कि हम अपना कान लगा सकते हैं, नहीं, वहां पे डॉग्स को भेजा जाता है, कुत्तों को भेजते हैं सूंघने के लिए। वो अपनी उस सूंघने की शक्ति से क्या बता सकते हैं, उस रेंज को पहचान लेते हैं। जब 0 से 20 तक रेंज है तो हमारे कानों तक नहीं सुनाई देगी, तो वहां पे किसको भेजा जाएगा, स्पेशली डॉग को भेजा जाएगा। हल्की सी भी अगर वो इंफ्रासोनिक रिलीज हो रही है तो डॉग, कुत्ते जो हैं वो उस चीज को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे एक्वारेजिया। एक्वारेजिया HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है।
एक्वा सबसे पावरफुल एसिड है। क्यों? क्योंकि एक्वा का यूज किया जाता है गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए। गोल्ड और सिल्वर को अगर पिघलाना है तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एक्वा का। एक्वा बना किसका किसका है? एक बना है HCl का और साथ में HNO3 का। HCl और HNO3 को जब आपस में मिक्स कर दिया तो आपने क्या बना लिया? वहां पर एक्वा बना लिया। अब रेशो कितनी होती है? बोलने का मतलब कितना कितना उसमें मटेरियल डालना है। जैसे चाय बनाते हैं तो चाय में पानी ज्यादा डलता है, दूध कम डलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ 1 लीटर दूध डाल दिया और 1 चम्मच पानी डाला, नहीं, रेशो को तो बैलेंस करना है। तो फिर वो चाय नहीं बनी, वो दूध ही बन गया। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर एक्वा बनाना है तो HCl कितनी ड्रॉप में डलेंगी और HNO3 कितना डलेगा। तो इसको कैसे याद रखना? देखो HCl में कुछ भी नहीं है ना, यानी कि HCl अपने आप में कैसा है? इकलौता एक। HNO3 कितना है? 3 है, तो इनको क्रिस क्रॉस में कर दो। जो 1 है वो 3 बन जाएगा, नहीं सॉरी, जो 3 है वो 1 बन जाएगा और जो 1 है वो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो 3:1। HCl 3 होना चाहिए और HNO3 कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 3:1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, आपने ऑलरेडी देख भी लिया। एड्रेनालिन हार्मोन को बोलते हैं। उड़ो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट, इसका मतलब क्या होता है? फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे ना पाँव में लगी है, मान के चलो आपसे दौड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, और अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए फिर तो भागना पड़ेगा, ठीक है। तो जब अगर आपको वहां पर भागना पड़ेगा तो आप बाउंड्री को भी क्या कर जाएंगे? पार कर लेंगे। आप बाउंड्री को भी पार कर लेंगे। इसका मतलब है ऐसा हार्मोन जो आपके अंदर बॉडी से रिलीज होता है और जो आप काम नहीं कर सकते वो भी आप कर जाते हैं कई बार, ठीक है। तो उस हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं? एड्रेनाइल हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट पे आएंगे, मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ह्यूमन आई के अंदर जो रेटिना है, ठीक है, जो लेंस है, रेटिना हम जिसको बोल रहे हैं, उसके अंदर जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? बोला, क्या वो असली और सीधी बनेगी, ठीक है, वर्चुअल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, या फिर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कि ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा। कांसा, एक कांसा एक पीतल है। दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कांसा किस चीज का बना होता है? बोला, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब कोई रनर दौड़ के आता है 3 मेडल मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर और तीसरा होता है ब्रॉन्ज मेडल। वो ये चीज है कांसा। कांसे के बर्तन भी होते हैं, ये ध्यान रखना, एक कांसा है और एक आता है पीतल। कांसा और पीतल, कांसा और पीतल बनाने में दोनों में कॉपर का हाथ होता है। कॉपर तो चाहिए चाहिए, कांसा बनाओ चाहे पीतल बनाओ, ठीक है। अब कांसे में कौन सी चीज ऐड की जाएगी कॉपर के साथ, और पीतल में कौन सी होगी? तो कांसे को बनाने के लिए आपने उसके अंदर क्या डालना है? टिन डालनी है, टिन, ठीक है। तो टिन का जो सिंबल होता है वो होता है Sn। और अगर पीतल बनाना है तो कॉपर के अंदर क्या डाला जाएगा? जिंक डाला जाएगा, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हरे फलों को अगर पकाना है कौन सी गैस यूज की जाएगी? उसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर इथिलीन, ऑप्शन नंबर ए। कच्चे फलों को पकाने के लिए, कच्चे फलों को जैसे सेब हो गए आपके, या जो आपके केले को नहीं पकाते हैं, केला और अमरूद दो ऐसे फ्रूट हैं, अगर पाउडर या केमिकल डाला खराब हो जाएंगे, उनका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। हमेशा केला और जो अमरूद है वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी में ही आते हैं, उसमें कोई भी केमिकल मिलावट नहीं होती है, ठीक है। जैसे सेबों को पकाना है, आम है आपके पास, ठीक है, अगर उसको आपने पकाना है तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं? वहां पर हम यूज किसका करेंगे? वहां पर यूज करेंगे इथिलीन गैस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? ये आपको बताना है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या है हमारे? अब यूनिट से क्वेश्चन हर बार बनता है। जैसे फोर्स की बात करें
ठीक है। बल, बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। न्यूटन फोर्स के यूनिट है। उसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स अगर आपसे बोला जाए तो उसकी इकाई क्या है? तो उस केस में राइट आंसर आएगा वेबर, ठीक है। राइट आंसर क्या है? वेबर। अब यूनिट का क्वेश्चन हर बार बनता है। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओहम। ओहम्स लॉ आपको पता होना चाहिए। ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। अब ये रेजिस्टेंस क्या चीज है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट आपने किसी सर्किट के अंदर प्रोवाइड करवाना है, उतना ही भेजेगा, बाकी रोक लेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए घर में हम पानी देते हैं ना पौधों को पाइप से, ठीक है। उससे क्या करते हैं, हम अपने अंगूठे को आगे रख लेते हैं। अगर पूरा अंगूठा अगर पाइप के उस ओपन को, उस कैप को अगर बंद कर दे तो पानी बाहर नहीं जाता है। हल्का सा अगर अंगूठा उठाया होगा तो कुछ पानी बाहर जाएगा। यानी कि जितना आपको अमाउंट चाहिए उस हिसाब से आप अपने अंगूठे को क्या करते हैं? सेट करते हैं। वैसे जिस अप्लायंसेस के लिए जितना करंट चाहिए उस हिसाब से वहां पर क्या लगाया जाता है? रेजिस्टेंस लगाया जाता है। बाकी करंट को पीछे ही रोक लेगा ये, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये रूम है ना, आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि भूकंप आ गया तो फटाफट सारे क्या करेंगे? बाहर निकलने को जाएंगे। अब ये जो दरवाजा यहाँ पर लगा है ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका काम है कि एक बारी में एक या इस दरवाजे से दो ही पर्सन एक साथ जा सकते हैं। अगर 50 पर्सन को एक बार भेजना हो तो लाइन लगानी पड़ेगी, बिना लाइन के नहीं जा सकते। लेकिन अगर शटर लगा होगा तो शटर खोलो, सारे एक बारी में बाहर चले गए। तो दरवाजा भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह, किसी ना किसी चीज को रोक रहा है कि आपने लिमिटेड अमाउंट में ही वहां पर जाना है। नेक्स्ट आता है बैरोमीटर में अगर अचानक गिरावट आ जाए। हमने जो बैरोमीटर लगाया होता है, बैरोमीटर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अगर वो उसकी वैल्यू अचानक से गिर जाए तो वो उसका मतलब क्या होता है? क्या वो बारिश होती है, आंधी होती है, साफ मौसम, या फिर काफी तीखी ठंड? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके आंधी आने वाली है, उसका सूचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्त करता बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब है जो सबसे खून ले सके, जो सबसे खून ले सके, लेने वाला। डोनर, ध्यान रखना है, डोनर, डो से बनेगा ओ, डो ओ। सेंस आ रही है ना बोलने की? जब मैं डोनर की बात करूंगा, ठीक है, मैंने बोला डो, तो डो का मतलब ओ, डोनर का मतलब हो गया ओ, जो सबको दान दे सके, वो ओ है। तो असेप्टर का मतलब होता है ए बी। अब कौन सा ए बी? प्लस की माइनस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्लस। ए बी प्लस जो है वो सबसे खून ले सकता है, और जो डोनर होगा वो कौन सा होता है? ओ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्बी, विटामिन ए बी सी डी। अब विटामिन के क्वेश्चन हर बार आते हैं। विटामिन ए से होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों में विजिबिलिटी कम हो जाना, चश्मा लगाना पड़ना, गाजर खानी पड़ती है इसलिए, ठीक है। विटामिन बी से होने वाली बीमारी वो है बैरी बैरी। बैरी बैरी में क्या होता है? हाइट कम रह जाती है, ग्रोथ कम होती है, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, हम खाना खाते हैं लेकिन बॉडी को लगता नहीं है, ठीक है। बादाम खा रहे हैं पर याददाश्त फिर भी वैसी की वैसी है। तो मतलब कौन सी बीमारी है फिर? वो बैरी बैरी। जो चीज आप खा रहे हैं बॉडी को सूट नहीं हो रहा है तो बैरी बैरी, न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहे हैं। सी से होती है स्कर्बी। स्कर्बी का मतलब दांतों में जलन, ठीक है, दांतों में छाले या जीभ में छाले या मसूड़ों का फूल जाना, ठीक है, पायरिया जिसको बोलते हैं, खून निकलना, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। और विटामिन डी से जो बीमारी होती है वो होती है रिकेटस, ठीक है। अब रिकेटस क्या चीज है? रिकेटस है हड्डियों की बीमारी, ठीक है। अब नॉर्मल ह्यूमन पर्सन जो है, अगर मैं उसको इस तरीके से डिजाइन करवाता हूं, उसकी टांगे ऐसी होती हैं, ऐसी, ठीक है। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिसकी टांगे ऐसी हो जाएंगी, ऐसी टेढ़ी। आर्मी वाले करते हैं ना नॉक, वो चेक करते हैं, ठीक है, क्या होता है वो? हाँ, वो आपकी वो चेक करते हैं जिसमें नॉक नीज, मतलब कि उसमें वो स्पेस है या नहीं है, कुछ उस तरीके से। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। या फिर वो जो उनका ये होगा, इस तरीके से हो जाएंगे पाँव, इस तरीके से, मतलब फैल जाएंगे। जैसे हाथ बिल्कुल सीधे है ना,
या तो वो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे करके बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा, या बीच में गैप बड़ा ही कम हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकेटस बोलते हैं। तो स्कर्वी कौन से विटामिन से होती है, विटामिन सी से, ये आपको ध्यान रखना है। जी कंटिन्यू करते हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन से। तो मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन आ गया है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास 7:5, मतलब एक क्लास में जो है बॉयज और गर्ल्स है उनकी रेशियो है 7 और 5, ठीक है। और टोटल बॉयज जो हैं या टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 120 हैं, यानी कि 120 स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको रेशो का ना बेस क्लियर होना चाहिए कि रेशो का जो ये जो टोटल है और ये जो रेशो दी है, इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि रेशो का टोटल जो होता है वो टोटल के इक्वल होता है। तो 7 और 5 कितने हो गए आपके, 12 हो गए। तो 12 की वैल्यू हुई 120, ठीक है। और 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, यानी कि 1 की वैल्यू 10। तो आपको पूछा जो था वो गर्ल्स पूछी है। वैसे मैं आपको सिंपल सा ये है कि बॉयज ये हैं और गर्ल्स ये हैं, यानी कि ये गर्ल्स ये बॉयज। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी हुई 5, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। और अगर हम ये हमारी गर्ल्स निकल गई, यानी कि टोटल गर्ल्स कितनी है 50 है। वैसे अगर बॉयज की अगर हम बात करेंगे तो बॉयज के लिए 7 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 70 आ गया। और अगर आप इन दोनों को ही प्लस कर दो तो 120 भी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर रहेगा गर्ल्स का वो रहेगा 120 टोटल रहेगा, और गर्ल्स का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 50। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ मैन बाय एन आर्टिकल 800 रुपीज एंड सेल्स एट अ प्रॉफिट इज 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। एक व्यक्ति ने 800 रुपए में कोई चीज खरीदी है, वस्तु खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसने उसको कितने रुपए में जो है वो मतलब जो बेचा होगा या विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो इसका क्या क्वेश्चन का कैसे रहेगा, उसने सबसे पहले परचेज किया 800 रुपए में, ठीक है जी। अब उसके ऊपर उसने क्या किया है, उसने जो है उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा है। तो बेचा है 20%, तो 120 हो गया अपॉन 100 हो गया। कितना हो गया 120 अपॉन 100 हो गया। जीरो से जीरो गए, जीरो ये आ गए, 8 2 जा 16 1, और 8 1 जा 8 और 1 9, तो 960 कितने का होगा जी 960 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहना था आपका, तो ये इसका आंसर है 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फैक्टराइजेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है, बहुत बार आते हैं ऐसे पेपर में क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन है जो कि आपके गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारे 9th क्लास में देखने को मिलता है। इसमें क्या करते हैं बेटा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका 6। अब इस 6 को ऐसे ब्रेक करना है टू पार्ट्स में, जो मिडल वाला है वो प्लस या माइनस करने पर मिले, पर उन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आपका प्रोडक्ट भी आए, यानी कि 3 2 जा 6। अब 6 को हमने ब्रेक कर दिया, पर 3 + 2 कितना होता है 5 होता है ना। तो इसका मतलब ये ब्रेक हुआ है। तो x² माइनस x ब्रैकेट में आपका क्या आ गया 3 + 2। अब 5 को हमने किस दो भागों में कैसे तोड़ा 3 + 2 में, और इन्हीं दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। +6 = 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 = 0। कॉमन दोनों में क्या है x, तो x माइनस 3 आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है 2, तो x माइनस 3 आ जाएगा = 0। तो आपने ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को रखना है और बाहर वाले भी साथ में लिखने होते हैं।
तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 3 इक्वल टू 3 और एक आ जाएगी 2। तो ये आपकी फैक्टर्स जो हैं वो इस इक्वेशन के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये है आपका क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। यानी कि आपके पास एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आ गया आपका 154। अब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि आपका सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। क्या होता है सरकमफ्रेंस का, या परिधि भी बोलते हैं, 2 पाई आर। अब यहां पर क्या है, आर तो हमारे पास है ही नहीं, यानी कि हमारे पास गिवन क्या है वो देखना होता है। तो गिवन है हमारे पास एरिया, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर यहां रहा, तो 154 और 7/22 हो गया, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, 2 से कट रहा है, काट लो, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है जी, ऐसे ही 2 7 14, 2 7 14, 11 7 77 और 7 इंटू 7 कितने हो गए, 49। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। आर इक्वल टू 7। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 2 पाई की वैल्यू आपकी जो है वो क्या है, 22/7। क्या है, 22/7। और आर क्या है आपका 7। तो ये वैल्यू पुट हो जाएगी यहां पर 7। 7 से 7 गया तो कितना आया, 2 इंटू 22। तो आपका क्या आंसर आ गया, 44। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना कि अगर क्षेत्रफल दिया है तो यानी कि उसमें से, यानी कि दूसरे जब पूछा है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है ना वो दूसरे से जो गिवन दिए होता है उससे निकल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपके पास दिया है 2000 रुपया है, 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया। मैं बहुत अच्छी एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, आपने इस ट्रिक को दिमाग में डालो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको किताबों से नहीं करना है, आंखों से ही हो जाएगा। कैसे, D इज इक्वल टू P R/100 होल रेज़्ड टू पावर 2। 2 क्यों है, ये टाइम का आता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 2 साल के लिए बोला हुआ, 2 इयर्स के लिए, तो 2 साल के लिए बोला इसलिए मैंने 2 लिख दिया, 3 3 4 4 5 5, मैं लिखता रहूंगा ऐसे ही। ठीक है, तो आपने 2 साल के लिए ये इस तरीके से निकालना। सबसे पहले आपके पास कितने पैसे दिए हैं, 2000 रुपया। रेट कितना है बेटा, 10/100 होल की पावर 2। कई बार डिफरेंस दिया होता है और पी पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला लर्न होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2000 ये आ गया, ये 100 हो गया और ये आपका 10,000 बन जाएगा। ठीक है जी, स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 0 2 0 2 0 2 0, तो कितना आ गया जी, 20। तो डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। ये इसका आंसर रहेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का। अगला सवाल, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 9 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, ट्रेन की गति निकालनी है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। देखो क्या कहा है, एक ट्रेन है, ये कितनी लंबी है बेटा, 150 मीटर है। ठीक है, और एक खंबे को, जैसे बीच में पोल आ रहा है, उसको 9 सेकंड्स में क्रॉस करके जाती है। अब हम सबको पता है कि स्पीड निकालिए, तो स्पीड जो है वो हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या रहता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस उसने जो है 150 कवर किया है और टाइम कितना लगाया है, 9 सेकंड। कितना लगाया है, 9 सेकंड का समय लगाया है। और हमें यह मालूम है कि हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये जो चीज अभी तक बनी है, कौन, 150/9, ये मीटर पर सेकंड बना है। क्यों, क्योंकि ये सेकंड है और ये मीटर है। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है,
किलोमीटर्स। इसलिए बेटा जी आपने 150/9 को ना 18/5 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब ये जो चीज है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गई है। कभी भी आपको चेंज करना हो तो 18/5 कर देना है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 और 9 2 जा 18, है ना। तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से इसका सोल्यूशन रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत बार जीडी में ये बार बार पूछा जाता है आर्मी में, और ये 256 है। आपको ना ब्रेक उस तरीके से करना है कि दोनों की मैचिंग हो जाए, सेम सेम बेस बन जाए। देखो कैसे, 2 से करिए आप, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। देख लो, 2 दूनी 4, 8 16 32 64 128 256 पूरे बन रहे हैं। प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए। अब देखिए कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 8 टाइम्स। तो 2 की पावर 8, होल की पावर आ गया 1/4। अब अगला क्या है 64, तो फिर से कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 1 2 3 4 5 6। तो आपका कितना आया 2, 6 टाइम्स आया। ठीक है जी, इस तरीके से। ठीक है, तो 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और ये भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर कितनी आई 1/2, और यहां पे 2 की पावर कितनी आई 1/2। दोनों रिपीट हो रहे, सेम सेम है, तो यानी कि कितनी बार आ रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ, है ना। तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, 1/2 प्लस 1/2। तो टेकिंग बेस, तो 2 1 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया बेटा 2/2। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा 2 आंसर होगा। अगला सवाल आ गया है जो कि आपका है वर्क एंड टाइम से। ए बी सी ने 10 12 15 दिनों में काम कर सकते हैं, वे मिलकर कितने दिनों में पूरा काम करेंगे, तीनों मिलकर पूरा काम करेंगे। देखो कैसे है, ए बी और सी है, एक 10 दिन में कर रहा है, एक 12 दिन में, एक 15 दिन में। आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा टोटल वर्क। क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है जी, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो इनका कॉमन टेबल होगा, जो कि मैक्सिमम सभी के टेबल में आना चाहिए, वही डिजिट एलसीएम होता है। ठीक है, तो अब 10 के टेबल में 60 कब आएगा 6 पे, 12 के टेबल में 60 कब आएगा 5 पे, और 15 के टेबल में कब आएगा 4 पे। ये जो 654 निकला ये इनकी कैपेसिटी है, असल में किस चीज की है, ए बी सी की, किसके लिए 60 टोटल वर्क के लिए। ठीक है, आप इसको प्लस कर दीजिए, 6 4 10 और 5 15। ठीक है जी, कितने हो गए 15 हो गए। अब आपको निकालना था टोटल वर्क किस चीज का, तीनों का, किसका, ए बी और सी का। आप कुछ मत करो, एलसीएम ऊपर लिख लो और टोटल कैपेसिटी, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है काम करने की। कोई कम मेहनत, मतलब थोड़ा कम मेहनत करता है, कोई ज्यादा करता है। वैसे समझ लीजिए कि अब सभी जब एक ही काम पर पड़ गए हैं तो टोटल काम कितना है 60 है, पर मेहनत करने वालों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो वो है आपकी 15। तो इसका मतलब वो कितनी देर में काम कर देंगे 4 आवर्स में। कितने घंटों में काम कर देंगे 4 घंटों में, सॉरी डेज पूछे, कितने दिनों में कर देंगे, तो 4 दिनों में जो है इसे ये कवर कर देंगे। 4 दिन लगाएंगे और 4 दिन में ये काम जो है उनका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 4 दिन जो है 4 डेज।
ठीक है, 4 डेज टोटल टाइम लगेगा इस वर्क को तीनों को करने में। अगला सवाल आ जाता है, 30 छात्रों की औसत आयु 15 है, मतलब 30 बच्चे हैं क्लास के बीच में, और उनकी जो एवरेज है, जैसे मैं बोलता हूं कि जी 20 साल के बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, पर एक्चुअल में पढ़ते थोड़ी हैं 20 साल के, वो तो अलग अलग एज के बैठते हैं, मगर हम एक एवरेज, एक कॉमन वैल्यू बोलते हैं जो कि उसको रिलेट करती है, उसे हम एवरेज कहते हैं। वैसे ही 30 बच्चे हैं क्लास में, वो कितने साल के हैं, 15 के हैं, तो टोटल एवरेज कितनी होगी, 450। अब क्या हुआ, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, यानी कि जहां स्टूडेंट आपके कितने थे, 30 थे, वहां पर एक टीचर आ गया, टीचर आने से तो टोटल मेंबर्स कितने बन गए, 31। अब उससे क्या हुआ कि एवरेज एज बढ़ गई, एक बढ़ गई, यानी कि 16 हो गई, कितनी होगी, 16 हो गई, 16, 15 के बजाय कितनी हो गई, 16 हो गई। अब आप ये बताओ कि वो जो शिक्षक आया था उसकी एज कितनी है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 496 हो जाएगा। अब 496 में 450 काउंट है, यस काउंट है, क्योंकि हमारे 30 स्टूडेंट्स की जो एज है वो इसी में थी, एक एक्स्ट्रा टीचर जोड़ा है, तो इसलिए आप इन दोनों को आपस में क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस करने पर यानी कि अंतर कितने का आया, 46, तो टीचर कितनी एज का रहा, 46 साल का, कितने का जी, 46 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, आपको टेबल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे आपके पास दिया है साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 30 की आपको वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, याद जरूरी है वैल्यूज। अब ये तो आपस में कैंसिल ही हो गया, तो 1 + 1 यानी कि 2, 1 + 1 यानी कि 2 आपका आंसर बनेगा भैया। अगला सवाल आ जाता है, ये भी आपका एवरेज स्पीड इसमें पूछी गई है, एवरेज स्पीड निकालें। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति आधी रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर उसके बाद 60, मतलब की स्पीड से पूरी करता, मतलब पहले आधा चला फिर आधा फिर से चला, अलग अलग स्पीड से चला, तो पूछा है एवरेज स्पीड बताओ उसकी, क्या पूछी है, एवरेज स्पीड। जब भी ऐसा पूछा हो या दिया हो तो 2xy/x + y, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक x हो गया, दूसरा y हो गया बेटा, तो कितना आएगा, 2 × 40 × 60 ओवर 40 + 60, तो 2 × 40 × 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, 40 और 60 कितने हो गए, 100 हो गए ना, 0 से 0 गए, ठीक है, 4 2 8 और 8 × 6 48, कितना होगा, 48 होगा। नेक्स्ट, रेशियो चैप्टर से बार बार रेशियो से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। देखो ABC इसमें निकालने को बोला है, बड़ा अच्छी ट्रिक है इसकी, शानदार ट्रिक है, आपने बस दिमाग में डालनी है इसको, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपने बेटा, A B और C लिख देना है, ठीक है। यहां पर लिखा है AB की वैल्यू 25, तो 25 लिख दो, BC की वैल्यू क्या लिखी है, 45, तो 45 लिख दिया नेक्स्ट लाइन में। अब आप यह देखोगे कि ये फर्स्ट लाइन में तो डिजिट मिसिंग है, तो इसलिए आपने यहां पर 5 लिख दिया, क्यों, यहां पर 5 है तो उस वजह से 5 आया, यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 ही आएगा, इस तरीके से आपने देख लेना है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए लाइनों को, 4 2 8, 5 4 20 एंड 5 5 25, तो यही आपके आंसर होंगे, ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 8 20 और 25। नेक्स्ट आ जाता है, गोले का आयतन निकालना है। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है, पाई के पदों में। ये बड़ा भारी, यानी कि बेटा बार बार बोला होता है कि पाई में दीजिए, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, ये याद रखिएगा, स्पेशली बोला होगा तभी करना होता है, ठीक है। तो
अब रेडियस आपके पास यहां पर 3 सेंटीमीटर गिवन है, वॉल्यूम आपसे पूछा है, तो गोले के आयतन का यानी कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है। तो 4/3 ही आ गया, पाई पाई रहने दीजिएगा, आर आपके पास 3 दिया है तो 3 का क्यूब बोला तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लो ऐसे। क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स लिख लो तो 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। ठीक है, तो 36 पाई जो है वो इसका वॉल्यूम रहेगा गोले के आयतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 13 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, सोचना है आंसर, वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आपने वीडियो लाइव नहीं देख पाए हैं, और अगर लाइव देख रहे हैं तो पहले आंसर करिए, फिर चेक करिए कि क्या आपका आंसर सही है या रॉन्ग हो रहा है। और ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, तो आपने क्या है, अंतर बोला है दो संख्याएं, दो संख्याएं मैं मान लेता हूं ए और बी है, तो योग बोला है तो सम बेटा ए प्लस बी इक्वल टू 25, अंतर भी दिया है तो अंतर मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 13। अब आपको ए बी निकालना है क्योंकि संख्याएं पूछी हैं, संख्याएं क्या है। ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10th क्लास में हमने किया है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितने हो गए 2a, 13 प्लस 25 कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 19, कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसी वैल्यू को लीजिए और ये जो अंतर वाली वैल्यू है या योग वाली वैल्यू है उसके एक वैल्यू से यानी कि किसी भी वैल्यू से इससे या इससे घटा दीजिए। अगर हम इससे घटाते हैं, पहले अंतर वाले से घटाते हैं, सॉरी योग वाले से घटाते हैं, तो क्या आएगा, देखिए ये आया हमारा, तो ये एक ही जगह आके आ गया 19 प्लस बी इज इक्वल टू 25, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 19, तो b की वैल्यू होगी 6, तो 19 और 6 आपका आंसर हो गया। अगर ये नहीं है तो आप a माइनस बी इज इक्वल टू 13 था, तो a की वैल्यू 19 है तो 19 ही आ गया, माइनस बी इक्वल टू 13, तो शिफ्ट हो जाएगा, तो 19 माइनस 13 इज इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू आल्सो फिर से 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन रहेगा। एलिमिनेशन मेथड जरूर करके जाइए, अगर आपने आर्मी अग्निवीर का सपना देखा है तो डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है हमारा, छोटी से छोटी संख्या, मैंने पहले भी आपको बताया छोटी से छोटी संख्या जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो हर बार हम एलसीएम लेते हैं, और बड़ी से बड़ी बोली हो तो हर बार हम एचसीएफ लेंगे। तो इसमें क्या है, हमें एलसीएम लेना है, तो 12 15 20 कॉमन है, आप एलसीएम लेना भी सीख सकते हैं 12 15 और 20 का। तो कैसे आएगा आपका, 2 से ले लीजिए, सबसे छोटे टेबल से शुरू करना है, बड़ा डिजिट अगर आप लेते हो वो भी ले सकते हैं, मगर मैक्सिमम को जो है वो कट करने वाला होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। 2 से आ जाएगा 2 6 12, 15 आ गया, 10 आ गया, ये आपका 3 से चला जाएगा क्योंकि 3 से 2 जा रहे हैं, तो 3 2 6, 3 5 15 10। अब यहां पर देखेंगे तो ये तो 2 है प्राइम नंबर में आ गया, मगर 5 भी तो आप बोलोगे प्राइम नंबर में आता है, मगर 10 नहीं आता भैया, तो दोनों ये कॉमन है, दो अपने अपने सगे भाई हैं, पहले इनको हटाओ, तो 5 से ले लीजिए, 2 वैसे आ गया, 5 1 5 और 5 2 10। अब यहां पर देखिए 2 2 फिर से कॉमन आ गए, इसलिए हमें ये 2 जो है यहां पर लेना ही पड़ेगा। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, 5 2 10 हो गए, 3 2 6 हो गया, और 10 इंटू 6 कितने हो गए 60 हो गए, तो एलसीएम क्या रह गया 60 रह गया, जो कि इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इसी के पेपर को जो सॉल्व कराएंगे वो मुनीश सर करवाएंगे, जो कि आपका रहेगा रीजनिंग सेक्शन, तो रीजनिंग सेक्शन को आपके सर देखेंगे आप।
नेक्स्ट इसके बाद रीजनिंग का सेक्शन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्लोथ इज कोडेड एज XOLGS। क्लोथ का कोड आपके पास दिया है, ठीक है जी। आपको कोड यहाँ पे निकालना है शर्ट का। सबसे पहले देखते हैं, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ऑप्शन इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि आप गैस ना लगा सके। प्रॉपर रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सेक्शन को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑप्शंस को यहाँ पे हटाया है। क्लोथ है CLOTH, ये क्लोथ दिया गया। इसका दिया गया आपके पास XOLG और S, ठीक है जी। अच्छा पैटर्न क्या हो सकता है, शर्ट का कोड आपको बताना है SHIRT। सबसे पहले पैटर्न को फाइंड करते हैं। देखिए C से अगर X तक जाना है काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, नहीं जा सकते। यहाँ पे आमने सामने का कॉन्सेप्ट लगा है, क्लियर कट। C के सामने X आता है, O के सामने L, L के सामने O, T के सामने G, H के सामने S। मैंने आपको पैटर्न पहले भी बताए हैं। जैसे कोड आता है लव, LOVE, L के सामने O, V के सामने E। GT रोड, हाई सेकेंडरी, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, ऐसे कोड बताए थे। S के सामने H आएगा, H के सामने S आएगा, I के सामने R, R के सामने I आएगा और T के सामने जो है वो G आएगा। तो HSRIG, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है 7, 10, 14, 19, 25। नेक्स्ट आपको फाइंड करना, फटाफट आप फाइंड करेंगे। 7 और 10 प्लस के 3, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 आपके हो गए 19, 19 और 6 हो गए 25। तो अब पैटर्न चलेगा प्लस के 7 का। 25 और 7 कितने, 25 और 7 कितने हो जाते हैं, 32। तो 32 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट आपके पास है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर साउथ में जाता है, ठीक है जी। फटाफट इसका डायग्राम बनाएंगे। ये आ गया, एक व्यक्ति साउथ में गया, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। फिर राइट मुड़ता है। अब आपने राइट मुड़ना है तो एरो को अपने सामने रख लो, मेरा राइट इस तरफ तो आदमी भी इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है जी। राइट मुड़ा, ये राइट मुड़ा और कितना गया, 3 किलोमीटर गया। 3 किलोमीटर जाने के बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ गया, ठीक है जी। अब इसका बाएं जो है वो किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। बाएं मुड़ा, ठीक है, नीचे नहीं, गलत तो नहीं किया हमने। अगर ये दक्षिण में जा रहा है, ठीक है, फिर राइट साइड मुड़ता है, राइट इस तरफ आएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, नीचे गया और 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है। शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, यहां से चला था, यहां पर पहुंचा। ये एरो बताना है कौन सी डायरेक्शन है। इस एरो को हम बोलेंगे आपके पास साउथ वेस्ट। तो राइट आंसर क्या आना इसका, वो आपके पास आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है जी। साउथ वेस्ट इसका राइट आंसर है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, हाँ ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम इसका राइट है। नेक्स्ट पे आएंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। एक आदमी को देखते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उस आदमी से क्या संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है जी। एक आदमी है, ये आदमी आ गया, ठीक है। एक महिला ने बोला, एक महिला बोल रही है, क्या बोला कि उसकी माँ यानी कि उस आदमी की मम्मी, ठीक है, इसकी मम्मी आ गई। उस आदमी की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उस महिला की। ये आ गई वो महिला, ये महिला कि उसकी जो मम्मी है वो कौन है, वो बोला मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है ये। यानी कि ये महिला और उस आदमी की माँ एक इंसान है, अलग अलग नहीं है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आदमी, ये उसकी मम्मी, और वो ही मम्मी जो है वो कौन है, वो महिला है, और ये उसकी माता। ये डायग्राम बना। तो आपको बोला आदमी से उस महिला का क्या संबंध है, ये आदमी इस महिला को क्या बोलेगा, तो ये उसकी क्या लगेगी, मम्मी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पे सिंबल को आपने क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है जी। फटाफट सिंबल को चेंज करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यूज हैं। 10 प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर 5 गुणा के 20, गुणा का मतलब है माइनस के 20, और यहाँ पर है भाग 10, भाग का मतलब है प्लस के 10, और माइनस के 5, माइनस का मतलब है भाग के 5। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ये बनेगा 50, माइनस के 20 और प्लस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने माइनस किया तो ये बन जाएगा आपके पास 30, और 2 जब आपने ऐड किए तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, वो है 32, ठीक है जी। तो ये है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी वो आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होते हैं ये भी आपने हमारे साथ जो है वो शेयर करने हैं। इसी के साथ
हम एक और नया सेशन आपके लिए लेके आएंगे जो कि आर्मी अग्निवीर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है, पूछे जा सकते हैं और रिजल्ट जो है वो आपका बिल्कुल बेहतरीन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।